हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 5 भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ रखा था कि भारत के अंदर विरासत के रूप में हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या क्या मिला। जैसे हमने पढ़ा था धातु विद्या के बारे में पढ़ा था, रसायन विद्या के बारे में पढ़ा था और लास्ट हम पढ़ रहे थे वैदिक विद्या के बारे में। कुछ हमारा उसके बाद शेष रहा जो आज हम पढ़ेंगे। वैदिक विद्या के बारे में मैंने आपको जैसे बताया था कि वैदिक विद्या के अंदर 3 हमारे जो महान ऋषि रहे हैं, जिसके अंदर था महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट। इन्होंने क्या किया था, कुछ अपने ग्रंथ में लिखे थे। जैसे महर्षि चरक ने महर्षि चरक संहिता लिखी थी, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी और वाग्भट ने वाग्भट संहिता लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने सारे औषधि विद्या के बारे में बताया था। और इन तीनों ग्रंथ प्रत्येक वेद के लिए बहुत ही क्या होते हैं, उपयोगी होते। इन सब के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि जैसे हमने यहाँ ख़त्म किया था लास्ट कि पेड़ू, मूत्राशय, हारनी, मूर्तियाँ, पथरी, भंगर आदि शल्य चिकित्सा भी कर सकते थे। कि वैदिक विद्या के अंदर इन सब पे भी क्या की जाती थी, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। जैसे हमें आमतौर में अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। नेक्स्ट, टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे। शरीर में प्रविष्ट बाहर पदार्थों को कुशलतापूर्वक क्या करते थे, बाहर भी निकाल सकते। ये सारी कौन सी विद्या के द्वारा, वैदिक विद्या के द्वारा। टूटे हुए नाक कान की चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी जाती थी। मोम के पुतले व मृत शरीर को शल्य चिकित्सा द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी देते थे। जैसे आपको पता होगा जो मेडिकल विभाग में होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर नर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है बच्चों, जो मोम के पुतले होते हैं या मृत शरीर पे क्या किया जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट करके यानी कि प्रयोग करके क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। तो बिल्कुल आज हमारी जो विरासत है, वहाँ से भी हमें जो ऋषि मुनि और ये जो हुआ करते थे, यानी कि सुश्रुत और ये भी क्या करते थे, इस तरह से विद्यार्थियों को क्या करते थे, ज्ञान देते थे। प्रत्यक्ष रूप से उनको ज्ञान देते थे। प्रसूति के समय कठिन ऑपरेशन में भी वे हिचकिचाते नहीं थे। यहाँ तक कि प्रसूति मतलब क्या होता है बच्चों, जब गर्भधारण होता था, जब डिलीवरी होती थी, तब भी क्या कहते थे, ये जो ऋषि मुनि थे ये बिल्कुल भी घबराते नहीं थे। स्त्री व बाल रोग के विशेषज्ञ थे। वे रोगों के कारण चिन्हों का वर्गीकरण करके वो उसका निदान करके और रोग मिटाने के बाद परहेज रखते थे। प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का भी शास्त्र विकसित है। यहाँ तक कि सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं, यानी कि मनुष्य का ही नहीं, प्राणी रोगों का भी शास्त्र विकसित था। अश्व, घोड़ा, हस्ती, हाथी के रोगों के लिए भी ग्रंथ लिखे गए। यहाँ तक कि घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, इन सब पे भी क्या लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए, जिनमें हस्ती आयुर्वेदा शालित अश्वशास्त्र भी बहुत ही क्या है, प्रख्यात है। वैदिक शास्त्र के विद्वान वाग्भट थे। वैदिक शास्त्र के विद्वान कौन थे बच्चों, वाग्भट, जिन्होंने निदान शास्त्र यानी कि अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वैदिक विद्या के बारे में। अब आगे हम देखेंगे कि गणित शास्त्र का, यानी कि गणित शास्त्र का किस प्रकार से हमें हमारी विरासत से मिला और इसका क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि गणित शास्त्र के बारे में समझाइए। तो गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। आपको पता है कि हमारा दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा हम किसका उपयोग करते हैं, गणित का। सुबह से लगाकर शाम तक हर चीज़ में हमारा क्या बेटा, गणित ही गणित होता है। तो बिल्कुल गणित संपूर्ण दुनिया का क्या है, व्यवहार से चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण खोज की। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खोज करी है, किसके क्षेत्र में बेटा, गणित के क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा किसने की है, भारत ने। ये भारत ने शून्य की खोज की। किसकी खोज की बच्चों, शून्य की खोज की। दशांश पद्धति, आप जो दशमलव वाली पद्धति उसकी खोज की। बीज गणित की खोज की। बौधान प्रमेय, जो प्रमेय आप 10वीं के अंदर पढ़ते हो प्रमेय के बारे में, उसकी खोज की। रेखा गणित, वैदिक गणित जैसे अन्य खोजें की है, किसने की है, भारत ने। और ये खोजें कर कर उसने किसको दी, दुनिया को दी, यानी कि पूरे विश्व को इन सब के बारे में बताया है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि शून्य की खोज किसने की, तो शून्य की खोज करने वाले कौन थे, आर्यभट्ट। कौन थे बच्चों, आर्यभट्ट। इनका नाम लिखना है, अंडरलाइन करो। अंक के पीछे शून्य लगाकर लिखने की प्रक्रिया में शोधकर्ता गृहस्थमत नामक ऋषि थे। अब देखो, शून्य की खोज करने वाले तो कौन थे बच्चों, आर्यभट्ट। परंतु उन्होंने ये बताया था, गृहस्थमत ने बताया था कि अगर हम किसी शून्य को किसी संख्या के बाद लगाते तो आप देखते हो कि उसकी क्या होती, वैल्यू बढ़ जाती। वैल्यू मतलब उसका मूल्य बढ़ जाता। अगर मैं 1 के पीछे 0 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा रकम बेटा, 10 हो जाएगी। और इसी प्रकार से मैं और 0 0 0 लगाऊंगी तो उसकी कीमत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये बताने वाले कौन थे, हमारे गृहस्थमत नामक ऋषि थे। प्राचीन भारत में गणित में एक के बाद
53 शून्य लगाने से बनने वाली संख्याओं के नाम निर्धारित किए। इन्होंने ही, जो ग्रंथसमय थे उन्होंने ही बताया था कि एक के बाद अगर 0 लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, 2 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 3 0 लग जाएंगे तो 3000 हो जाएंगे। ये सारी बताने वाले कौन थे? रहस्यमय ऋषि थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में तोल माप के साधनों व दशांश पद्धति देखने को मिली। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति का क्या हुआ था, जब अवशेष प्राप्त हुए तो ये पता चलता है कि वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला? दशांश पद्धति, मतलब उस टाइम भी दशमलव पद्धति बताई गई है। यानी कि ये सब चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिल रही बेटा? ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ मिली? हमारे विरासत से मिली। भास्कराचार्य ने ईस्वी 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ भी लिखी। आपने देखा होगा, आपकी बीज गणित आती है तो ये बताने वाले कौन थे? सबसे पहले भास्कराचार्य। उन्होंने प्लस माइनस यानी कि जोड़ घटाव का भी संशोधन किया था। आपसे पूछा था जोड़ और घटाव का संशोधन किसने किया था? तो भास्कराचार्य ने। समझ में आया? ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था बेटा? समीकरण के प्रकार बताया था। जैसे आप गणित में पढ़ते हो ना, समीकरण के बारे में ये बताने वाले कौन थे? ब्रह्मगुप्त। बोधायन प्रमेय, त्रिकोणमिति, आपस्तंभ, शून्यवर्त और 800 पूर्व विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों के अनुपात निश्चित किए गए। इसमें भी इस सिद्धांत का क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है। आर्यभट्ट के आर्यभट्टी ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्टी ग्रंथ लिखा था और इन्होंने पाई की कीमत बताई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाई की कीमत बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की भी खोज की थी और पाई की। और पाई की कीमत कितनी बताई थी? जैसे आपने पढ़ा भी होगा, कैसे बता? 22/7, और जिसका मान कितना होता है? अगर हम इसको निकाल के देखते हैं, इसका 7 का 22 से भाग लगाते हैं तो कुछ मान हमारे पास कितना आता है बच्चों? 3.14। 3.1 दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? 1/4, यानी कि 3.14 जो पाई की कीमत बताई थी। किन्होंने बताई थी? आर्यभट्ट ने। उसका उल्लेख किया है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने वाले पाई है। मतलब गोले का आपको पता होगा, जैसे आपने पाई का पढ़ा बेटा, जो वृत्त की हम देखते हैं व्यास और त्रिज्या के बारे में जब देखते हैं तो हम उसका परिधि के देखने के लिए क्या करते? पाई का प्रयोग करते। तो इन सब के बारे में बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। भाग की आधुनिक पद्धति, गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी पद्धति के बारे में बताने वाले कौन है? आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट ने क्या किया? अपनी आर्यभट्ट ग्रंथ के अंदर उनको क्या किया गया है? लिखा है। तो आपने देखा कि आर्यभट्ट ने शून्य की भी खोज की, पाई की भी खोज की, जोड़, गुणा, भाग, घनमूल, वर्गमूल। इस वजह से आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? गणित शास्त्र के पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि गणित शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बच्चों? आर्यभट्ट को। इसके उपरांत उन्होंने दर्श गीता, आर्यभट्टी जैसे अनेक ग्रंथ लिखे। आर्य सिद्धांत से ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का संक्षेप भी वर्णन किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आर्यभट्टी सिद्धांत के अंदर किसके बारे में? ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया है। अभी मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपको बताऊंगी आगे। गणित व अंक गणित, रेखा गणित के अभूत प्रश्नों का भी समाधान का खोज किया। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। इसके उपरांत गणित शास्त्र के भिन्न भिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की। उनका बोधायन, आर्य आपस्पंदी, कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि का भी समावेश किया गया। अब हम देखें कि कुछ और भी अन्य विज्ञान हैं जो हमें कहाँ से मिली? हमारे विरासत से मिली। जैसे अपन देखेंगे बच्चों, सबसे पहले प्रजनन शास्त्र, ये बताया था। किसने बताया था? पांचाल ने बताया था। चिकित्सा संग्रह चक्र प्राणीदत्त ने बताया था। कामसूत्र वत्सायन ने, वृक्ष आयुर्वेद महर्षि पराशर ने, योग शास्त्र महामुनि पतंजलि जिसके बारे में आप जानते ही हो, यत्र सर्वस्य महर्षि भारद्वाज ने, और काल गणना के बारे में किसने बताया था? शंख मुनि ने। तो ये इस तरह से हमको क्या था? विज्ञान के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है बच्चों? विरासत की। आगे हम पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र के अंदर किस प्रकार से भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि आप देखोगे शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। शास्त्रों में सबसे प्राचीन कौन सा है? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र संबंधी कई ग्रंथ भारत में लिखे गए। खगोल शास्त्र संबंधी बहुत सारे ग्रंथ कहाँ लिखे गए? भारत में। इन सभी ग्रंथ का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जाता है। जो हमारी प्राचीन विद्यापीठ है, विद्यापीठ तक्षशिला, नालंदा, इन सब के अंदर क्या किया जाता है? इनका गहन अध्ययन किया जाता है। किसका? खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अंदर। ग्रंथों और उनकी गति। अब बच्चों क्या होता है खगोल शास्त्र के अंदर? हम किसका अध्ययन करते हैं? हम किसका करते हैं? ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उनकी गतियों का अध्ययन करते हैं। नक्षत्र आप जानते हो ना, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो अपन बोलते हैं इसका इस नक्षत्र के अनुसार क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? खगोल शास्त्र के अंदर। किसके अंदर करते हैं? खगोल शास्त्र के अंदर। पदार्थों इत्यादि द्वारा गणना करके खगोल व ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ। विशेषकर ग्रहों का, विशेषकर किसकी बात करते हैं हम? ग्रहों के आधारित पर फल अनुसार ज्योतिष फलित भी किया
कहा जाता है। अब आपको जैसे पता होगा, ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपको पता होगा, जैसे हमारे घर में अगर हम लग्न या फिर आप देखते हो कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पंडित जी के पास, ज्योतिष शास्त्र के पास जाते हैं। वो ज्योतिष शास्त्र क्या करता है? ग्रहों का देखता है, नक्षत्र का देखता है और इस आधार पर हमको बताता है कि ये मुहूर्त क्या है, शुभ है। तो वो क्या देखता है बच्चों? वो ग्रहों की गति को देखता है, साथ ही साथ किसकी गति को देखता है? नक्षत्रों की गति के आधार पर हमको बताता है। तो इसका भी बहुत महत्व रहा है। कहाँ? भारत के अंदर। जिसके नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। भारत का प्रथम उपग्रह था जिसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। उस आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर क्या करती है? भ्रमण करती है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या करती है? अपने ही अक्ष पर क्या करती है? दूरी पर भ्रमण करती। और चंद्र ग्रहण वास्तविक कारण की पृथ्वी की परछाई। और ये भी बताया था कि चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण क्या होता है? पृथ्वी की परछाई। कि पृथ्वी की परछाई जब चंद्र पर पड़ती है, इस वजह से क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये सारी बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट, जिस विद्वान अजय भर कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसलिए आर्यभट्ट को हम क्या कहते हैं? अजय भर कर के भी बुलाया जाता है। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में भी गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी क्या किया है? उल्लेख किया है। आप जैसे आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले तो कौन थे? न्यूटन थे। परंतु इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा, संहिता तीनों भागों में बांटने वाले वाहर मिहिर महान खगोल वेता और ज्योतिष शास्त्र थे। उन्होंने वहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आकाशीय ग्रहों के मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुवाई वगैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह से निपुणता रखते। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर हमें कोई शुभ मुहूर्त देखना है, चाहे वो तालाब खुदवा रहे, कुआं खुदवा रहे हो, सब घर में शादी है या कुछ भी है, तो उसके लिए हमें कौन सी विद्या की आवश्यकता पड़ेगी? ज्योतिष शास्त्र की। और ये हमारे प्राचीन भारत से हमें किससे मिली? हमारे विरासत से मिली। आगे देखो बेटा, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देती हूँ। जैसे अपन क्या करते हैं, नया मकान बनाते हैं या नई कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो आपने देखा होगा वास्तुशास्त्र के अनुसार, मतलब किस दिशा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसका हमें जानकारी किससे मिलती है? वास्तुशास्त्र से मिलती है। तो उसका भी हमारे भारत में बहुत योगदान रहा है। प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र व अभाज्य अंग है। देखो बेटा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं क्या है? एक दूसरे के अभिन्न अंग रहे हैं, जिससे गणना, महत्ता, प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में भी स्वीकृति रही है। प्राचीन भारत में ब्रह्म, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों ने क्या किया है? वास्तुशास्त्र के विशेष योगदान दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए। आपसे पूछा जाता है कि वास्तुशास्त्र के विद्वान कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है ब्रह्म, नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। ये वो विद्वान है जिन्होंने हमें किसके बारे में बताया है? वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, रहने की जगह, सपोज हमने नया घर खरीदा तो रहने की जगह के बारे में, कोई मंदिर है, महल है, अश्वशाला, किला, स्तारगर, नगर वगैरह की रचना किस तरह से करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, इन आदि सिद्धांतों की जानकारी हमें किससे मिलती है? वास्तुशास्त्र से। बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभा ने। कौन सी सदी में बच्चों? 15वीं सदी के अंदर राजा कुंभा, जिनके बारे में आप जानते हो ये मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, इन्होंने वास्तुशास्त्र का पुनरुद्धार किया था। वास्तुशास्त्रों को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 8 भागों में बांटा गया है। प्रथम स्थापित विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र की जगह की पसंदगी की विविध आकार, रचना, कद, वास्तु की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्मस्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि विविध स्थानों पर क्या कहते हैं? जानकारी दी गई थी। तो देखो बच्चों, वास्तुशास्त्र के अंदर हर चीज़ की जानकारी दी जाती है कि कहाँ कौन सी दिशा में होना चाहिए, मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, महल किस दिशा में होना चाहिए, कैसा आकार होना चाहिए। जैसे आप मंदिर देखते हो बेटा, सभी मंदिर एक जैसे नहीं होते, कुछ गुंबदाकार होते, कुछ त्रिकोणाकार होते, तो वो किसके आधार पर देखा जाता है? वास्तुशास्त्र के आधार पर। जैसे आप महल के भी देखते हो, महल सब एक जैसे नहीं होते। ये सारी चीज़ें किसके आधार पर की जाती है? वास्तुशास्त्र के आधार पर। आगे देखिए,
अब वास्तुशास्त्र की दृष्टि में जो परिवर्तन आया है उसे विदेश भी क्या करने लगे है, स्वीकृति मिलेगी। यहाँ तक कि अभी तक तो सिर्फ भारत में वास्तुशास्त्र का महत्व था, अब विदेशों के अंदर भी इसका क्या होने लगे, देखने को मिला है महत्व। प्राचीन भारत के विज्ञान का ज्ञान विश्व में स्वीकार किया गया। हमारे भारत का जो प्राचीन ज्ञान जो था किसका, विज्ञान को लेकर, वो अब क्या करते, विश्व भी क्या करने लगे, यानी कि पूरी दुनिया उसे क्या करने लगी, स्वीकार करने लगी। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, विशाल है, काफ़ी बड़ी है और वैविध्यपूर्ण है। उसमें धर्म और विज्ञान, परंपरागत आदर्श, व्यवहारिक ज्ञान, समझ का सुंदर संवयन हुआ है, जो विश्व के बहुत कम देशों के अंदर, जितना भारत के अंदर उतना अन्य देशों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अपनी संस्कृति में सहिष्णुता, समानता, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, जीवन पद्धति तथा मूल्यों में विविध होने पर भी अपने देश में एकता का दर्शन होता है। आपको पता है कि हमारा भारत देश काफ़ी विशाल है, यहाँ अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लेते हैं, लेकिन फिर भी भारत देश क्या रखता है, एकता रखता है। ठीक है, विविधता में एकता का प्रदर्शन देखता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आपने देखा इस अध्याय में हमने क्या देखा कि भारत के अंदर हमें विरासत से भी काफ़ी चीज़ें मिली। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि विरासत का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी हम चीज़ें रूपांतरित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विरासत कहते हैं। तो आपको समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।